हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के दूसरे भाग में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गुस्से से बौखलाते हुए राजीव ने चिल्लाते हुए कहा तो सिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए की बाकी का दहेज मेरे पिताजी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। तो अरे सिया, क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, राजीव ने कहा। तो सिया बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। सिया की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। इसका स्पष्ट सा जवाब पाकर राजीव हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है सिया, अगर तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है तो मैं अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं समझा लूँगा अपने पापा को, इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश होना, अब देरी हो रही है और बाहर सब लोग यह सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए राजीव बोला और झट से बाहर निकल गया। राजीव की बात से सिया स्पष्ट तो नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वह चुप रह गई, परंतु अकेले में बहते अपने आंसू को रोकने में नाकाम थी। फिर देर बाद राजीव ने सिया को फ़ोन किया और कहा, सिया, मैंने पापा से बात कर ली है और वह भी मान गए हैं। ठीक है राजीव जी, धन्यवाद, कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। परंतु राजीव के विचार जानकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि राजीव इसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों के बीच सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। सिया वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार होना। कमरे में आते हुए सिया की सहेली रूपाली ने कहा तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए सिया बोली, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, देखकर बता, कोई कमी तो नहीं लग रही? एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। यह सुनते ही सिया की आंखों में फिर से आंसू भर आए। तो रूपाली बोली, बस भी करो सिया, अब कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छुपाने की? अब भी वक्त है, मना कर दो शादी के लिए। रूपाली, तू भी यही बात लेकर बैठ गई? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं यह शादी क्यों कर रही हूँ। तभी मीरा अंदर आते हुए बोली, हाँ, आप यह शादी पापा के कहने पर कर रही हो, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हैं। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो, कि मैं किसी कायर की तरह यहाँ से भाग जाऊँ और छोड़ जाऊँ अपने माता पिता को इस कलंक के साथ एक अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए? सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे, समाज में सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मम्मी पापा नहीं मीरा, इतनी स्वार्थी मैं नहीं हो सकती जो अपने माँ बाप को बीच मझधार में छोड़कर चली जाऊं। सिया, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटा, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। बिमला जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, जी माँ, हम दीदी को लेकर आ रहे हैं। मीरा ने कहा। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था।
जैसे ही सिया बाहर आई तो उसकी नजरें उसी पर टिक गई। गीत बजने लगा, बाहर फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। राजीव की हाइट से मैच करने के लिए सिया को हिल्स पहनाने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती सिया जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर पीछे कारपेट के नीचे पर उसकी हिल्स अटक गई। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया, वह गिर गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी मीरा और रूपाली ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? विमला जी ने पूछा तो सिया बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। मीरा जल्दी से जाकर सिया के लिए दूसरी सैंडल लेकर आई। इस दौरान स्टेज पर बैठा राजीव भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वहाँ से उठकर आने की जहमत नहीं उठाई। जब वरमाला संपन्न हुई और दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो राजीव धीमी आवाज में सिया को झिटकते हुए बोला, संभाल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा के रख दी, और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल पहनकर आती, अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। राजीव के मुंह से ऐसी करवाहट हर शब्द सुनकर सिया आश्चर्यचकित थी। राजीव जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, उल्टा आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। मन ही मन सिया सोचने लगी, लेकिन उसने राजीव से कुछ न कहना ही उचित समझा। सभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे तो दूसरी ओर संगीत तेज हो गया और राजीव के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग राजीव को भी डांस करने के लिए ले गए। इधर सिया को भी उसकी सहेली ने अपने पास बिठा लिया। फेरे होने में भी काफ़ी समय बाकी था। सिया की सहेली उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन राजीव की वह तीखी बातें अंदर ही अंदर उसे आहत कर रही थी। फिर मन ही मन बोल उठी, एक और रोहन था जो मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता था, और दूसरी ओर यह दूल्हे साहब जिन्हें अपनी होने वाली पत्नी की परेशानी से ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड का ख्याल है। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद हो गया और राजीव के सभी दोस्त खाना खाने लगे। सिया ने देखा कि राजीव वहाँ नहीं था। बैठे बैठे सिया को भी बहुत अधिक थकावट महसूस हो रही थी, तो बिमला जी ने उसे कुर्सी में जाकर कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। मीरा और रूपाली उसे वहाँ से ले गए, परंतु जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर की ओर जाने लगी, उन्हें कुछ सुनाई दी। वह राजीव, मज़ा आ गया, पार्टी तो बहुत शानदार थी, लेकिन यार फिलहाल तो तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, पर कभी न कभी तो सिया भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा? अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या परेशानी है? मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। यह बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि सिया दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को ना संभालता तो वो शादी करने से मना कर देती। अगर ऐसा होता तो मेरा और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधे अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बताया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। बस फिर क्या था, इस बात के लिए उन्हें मुझसे माफ़ी भी मांगी, और अभी तक दहेज में जो गाड़ी
देने से वह आनाकानी कर रहे थे। अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन देन की कोई भी बात सिया के सामने नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल गया। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता, दोस्त ने कहा। तो राजीव बोला, हाँ रिश्ते तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, लेकिन सिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिलना आसान नहीं था, और मैं किसी अनपढ़ गवार या कम खूबसूरत लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस दिखने में खूबसूरत लड़की चाहिए थी, दिमाग तो उसका मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। राजीव की बातें सुनकर सिया को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी उनके दोस्त ने कहा, लेकिन राजीव, तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली? कहीं ऐसा न हो कि हमारा दबंग राजीव भाभी के सामने बिग्गी बिल्ली बनकर रह जाए। बस एक बार शादी हो जाने दो। जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसका मैं सूद समेत हिसाब लूंगा। सबसे पहले तो इसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर उसकी बहुत ज़्यादा ही जबान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर काटने में मैंने भी उसकी जबान पर ताला ना जड़ दिया तो मेरा नाम भी राजीव नहीं। ये सारी बातें सुनकर सिया हक्की बक्की खड़ी रह गई। वहीं मीरा और रूपाली की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। इससे ज़्यादा सिया से कुछ सुना नहीं गया। वहाँ से दौड़ती हुई वह अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर मीरा से भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया। गोविंद जी उस समय मंडप की तैयारी देख रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई बेटी? क्या बात है? गोविंद जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फ़ोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर गोविंद जी सिया के कमरे में तो उसके पीछे पीछे विमला जी और उसके छोटे भाई यानी कि सिया के मामा भी आ गए। उसके अंदर आते ही मीरा बोली, पापा, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उसकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? मीरा, यह क्या तरीका हुआ अपने बड़े से बात करने का? विमला जी ने कहा। तो मीरा बोली, माँ, मेरी दीदी की पूरी जिंदगी दाव पर लगी है। यह समय मुझे बस यही तरीका ठीक लग रहा है। एक बार दीदी की तरफ से देखिए क्या हालत हो चुकी है उनकी। सिया बेटी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? गोविंद जी ने पूछा। लेकिन सिया ने कुछ नहीं कहा। तो भी गोविंद जी बोली, बेटी, राजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत खुश रखेगा तुम्हें, चिंता मत करो। हाँ बेटी, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले लड़के तो बहुत नसीब से मिलते हैं। सिया के मामा बोले। तो सिया ने कहा, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं, पैसे से मिलते हैं। बोली, लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन पापा, मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार मानते हैं। अगर सामने से मांगकर कोई चीज़ लेता है तो वो भीख कहलाती है, और मांगने वाले भिखारी। आप ही देख लीजिए, आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी सिया के मामा बोले, सिया बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मामा पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सिया ने एक नज़र उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों
कुछ न बोले तो सिया ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशी की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सिया ने कहने पर सब लोग वहाँ से बाहर आ गए और अकेले में सिया फूट फूट कर रोने लगी। आज अपने माँ बाप जो उसे जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरे का मुहूर्त नज़दीक आ गया था, लेकिन बार बार रोने के कारण सिया का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरे के लिए उसे मंडप में लेकर आई, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वह किसी कठपुतली की तरह वह सब करती जा रही थी। फेरे होने के बाद गोविंद जी ने सिया का कन्यादान किया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में रखा। विवाह संपन्न हो चुका है और इसके बाद ही सिया की बची खुची उम्मीदें भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो राजीव के पिता बोले, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की, पहले दहेज का सामान तो देख लिया जाए। तो गोविंद जी बोले, लेकिन भाई साहब, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाए। तो राजीव के पिता ऊंचे आवाज में बोले, अरे गोविंद जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख रुपए कैश आए हैं और ना ही हमें कहीं गाड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी को विदा कर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलो बेटा राजीव, अगर यह लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस जाएगी। राजीव के पिता ने कहा, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ, उल्टा उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजीव, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया? छोड़ दे इस लड़की को, जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आ जाता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। राजीव, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो सिया के मामा जी बोले, जरूर जाएंगे राजीव आपके साथ। ऐसा कहते हुए वो अंदर गए और राजीव को अपने साथ लेकर आ गए। राजीव को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। यह सब देखकर सिया हक्की बक्की रह गई। अगर राजीव सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह देखते हुए सिया ने जैसे ही दूल्हे का चेहरा से सेहरा हटाया, लेकिन देखते हुए उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य भाव लिए वह बस उसे देखी ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रोहन खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और राजीव, तुम अंदर क्या कर रहे थे? और वह भी इस हालत में? गुस्से से तुम तमतमाते हुए राजीव के पिता बोले। तभी राजीव ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, ना जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह सब क्या बदतमीजी है गोविंद जी? मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। राजीव के पिता बोले। तो गोविंद जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे जवाब। मीरा बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके पुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए मीरा ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने राजीव और उसके दोस्त के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर यह रिकॉर्डिंग सुनकर राजीव और उसके माता पिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं
दरअसल जिस समय राजीव यह सारी बातें बोल रहा था उसी समय मीरा ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अब यहाँ से निकलते ही यह धक्के मारकर बाहर निकाले। तभी राजीव सिया की ओर बढ़ा और बोला, तुझे तो पहले से ही तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रोहन गुस्से से बोला, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो वह हाल करूंगा कि कुछ भूलने लायक नहीं रहेगा। अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ ना। पुलिस के हाथ में सब सबूत दे दूंगी और फिर पुलिस इनका वह हाल करेगी कि दहेज मांगने और पूरे दहेज शब्द से भी इनको नफरत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में राजीव के पिता अपने सभी रिश्तेदार के साथ अपना मुंह लेकर निकल गए और गोविंद जी सिया के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, सिया बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में रोहन के माता पिता भी वहाँ आ गए थे। सिया और रोहन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर सिया गोविंद जी की ओर देखती हुई बोली, लेकिन पापा, यह सब हुआ कैसे और रोहन यहाँ कैसे पहुँचा? तो गोविंद जी ने कहा, सिया बेटी, हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी उस समय मीरा ने हमें राजीव की रिकॉर्डिंग सुनाई और उस नीच इंसान ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर कलेजा जलने लगा था मेरा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो तो भला हो तेरी बहन मीरा का, जिसने हमें रोहन और उसके माता पिता से बात करवाने का सुझाव दिया। बेटी, सच कहूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों का ये हाल देखकर मुझे समझ में आया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरी मामा और मीरा को लेकर रोहन के घर चला गया और रोहन के माता पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर दी और दूल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए सिया अपने पिता के गले से लग गई। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर गोविंद जी राहुल के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज लेने से माफ़ किया, लेकिन यह 10 लाख रुपए मैं अपने आप दोनों को विवाह के उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। मना मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पैसा आगे बढ़ाया तो रोहन बोला, नहीं पापा, हमें समझने में शायद आपको कुछ गलती हो गई। मैं 10 लाख रुपए तो क्या, एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका आशीर्वाद। और सिया की चिंता बिल्कुल ना करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये वादा है आपसे। रोहन के विचार जानकर गोविंद जी और विमला जी के साथ साथ रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए थे। विमला जी और गोविंद जी ने हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। सिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसके मायके की याद ही नहीं आती थी। रोहन एक बहुत बड़ा वकील था और सिया की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब सिया ने रोहन से बात की कि वह वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है तो रोहन ने ऐसा करने से उसे साफ मना कर दिया। यह सुनकर सिया हैरान हुई तो रोहन बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मैंने कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे, यह आप
कैसी बात कर रहे हो? मैं और जज की परीक्षा? सिया हैरान रह गई। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी विश्वास पर खरी उतरोगी। रोहन के कहने पर सिया ने सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए जी जान से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि केवल कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिया बहुत निराश हो गई, लेकिन उसके सास ससुर और रोहन ने उसे फिर से एग्ज़ाम देने को प्रेरित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत और आखिरकार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। खुशी के मारे सिया रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया। आज सिया और रोहन के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठी हुई सिया के पास रोहन का फ़ोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए, आज शादी की सालगिरह पर कहाँ घूमने चलना है? रोहन ने पूछा तो सिया बोली, सॉरी रोहन, आज तो हमारी कहीं जाना नहीं हो पाएगी। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है, जिसमें लड़की ने इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि वह अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और मैं उसका बयान खुद लेना चाहती हूँ। तो रोहन बोला, अरे सिया, हम दोनों के बीच यह सारी कहाँ से आ गई? तुम्हारा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या है? फिर कभी सही, चलो शाम को मिलते हैं, कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया और सिया गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की के बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वह करा रही थी। आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देखकर सिया की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालती हुई उसने बयान लेना शुरू किया। तो वह लड़की, उसका नाम मीनू था, कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख रुपए दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। जैसे तैसे कर्ज उठाए मेरे माता पिता ने उसकी मांग पूरी की, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा तो शादी के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मायके से पैसा मांगने को कहते और अगर मैं मना कर देती तो मेरे पति मुझे मारते पीटने लगते। मैं भी आखिर कब तक अपने माता पिता को परेशान करती। एक दिन मैंने मन पक्का कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगूंगी। उसी दिन मेरे पति मुझे बेल्ट निकालकर बहुत बुरी तरह से मारा। जब उन्हें लगा कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मारने वाली तो मुझे छुटकारा पाने के लिए केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया और फिर माचिस की तिल्ली से कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है, सोच सोच कर ही सिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वह लड़की बोली, वह तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई। मैं मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मेरी मदद को आ गए, नहीं तो आज दर्द के कारण मीनू फिर से कराने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जला हुआ था। उसने पूरे शरीर को चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब होगा। सिया के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वाले को नोटिस दिलवा दिया गया और जब मुकदमा की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर हुए तो उसे देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और लोग नहीं बल्कि दहेज के लोभी राजीव और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही सिया के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद यह किसी और लड़की को अपना शिकार न बना पाते। राजीव और उसके माता पिता ने भी सिया को पहचान लिया।
राजीव के पिता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे और उससे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, पर सिया को सारी सच्चाई मालूम थी और उसने आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया तो सब बातें क्लियर हो गई और उसके पिता को और राजीव को सभी को सज़ा सुनाई गई। तभी राजीव के पिता, जज साहिबा, हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया है, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर सिया ने कहा, आप तो चुप ही रहिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या है और क्या कर सकते हैं। असलियत सारी सबके सामने आ गई। राजीव के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार करते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि राजीव को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ हर्जाने के जुर्माने के तौर पर मीनू को 50 लाख रुपए देने का हुक्म दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया यदि वह लोग यह रकम नहीं देंगे तो सज़ा के सख्ती के साथ साथ अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। तभी राजीव के पिता गिड़गिड़ाते हुए, सिया बेटी, हम पर रहम करो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। आज राजीव और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।